तो इस मूवी की शुरुआत पर हमें हेला नाम के एक प्लैनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर क्री सिविलाइजेशन से एग्जिस्ट करती थी। कैप्टन मार्वल वहीं की रहने वाली थी, यानी वो एक क्री थी। वो उस प्लैनेट की स्टार फोर्स में एक सोल्जर थी जो कि हेला प्लैनेट को डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलियन और मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर रहे थे। उस प्लैनेट पर कैप्टन मार्वल का नाम होती है वियर्स। एक रात को वियर्स देखती है कि वो किसी वार में फंसी हुई है और उसके हाथ पर नीले रंग की खून लगा हुआ है। वहाँ पर वो और एक कैरेक्टर को देख पा रही थी, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। वहाँ पर एक स्क्रोल एलियन भी उसके ऊपर बंदूक तान कर खड़ा हुआ था, लेकिन तभी उसकी नींद टूट जाती है। दरअसल ये उसकी एक सपना था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि एक ही सपना उसे बार बार क्यों आ रही थी। उसके बाद वो ये बात अपने कमांडर को जाकर कहती है, जहाँ पर उसके कमांडर यानी योन रोग उसे खुद को काबू करने की सलाह देता है। अगले दिन सुबह उसके कमांडर वियर्स को एक जगह पर ले जाता है जिसका नाम होता है सुप्रीम इंटेलिजेंस। सारे क्रीज का ये मानना था कि यहीं पर सभी को परम शक्ति यानी उनके गॉड से उनकी मुलाकात होता है। जब वियर्स भी उसके अंदर जाती है तो वो भी गॉड को देख पाती है और वो वही कैरेक्टर थी जो कि वियर्स हमेशा अपने सपने में देखा करती थी। वहाँ पर परम शक्ति उसे बोलते हैं, तुम अभी वार के लिए तैयार हो चुकी हो, हम तुम्हें एक मिशन में भेज रहे हैं जिस मिशन के अंदर तुम्हें स्क्रोल एलियन को मारना होगा। दरअसल स्क्रोल एलियन एक ऐसा प्रजाति होते हैं जो कि किसी की भी रूप ले सकते हैं और वो दूसरी ग्रह पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद वियर्स अपने एक टीम के साथ उन सारे स्क्रोल को मारने के लिए तोरफान नाम के एक प्लैनेट पर जाते हैं जहाँ पर स्क्रोल कई दिनों से कब्जा करके बैठे हुए थे। वो वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ की लोकल सिविलाइजेशन को देखते हैं, लेकिन असल में वो लोग वहाँ की सिविलाइजेशन नहीं थे बल्कि स्क्रोल ही थे। जब स्क्रोल को पता चलता है कि क्री उनको मारने के लिए आए हैं तो वो क्री के ऊपर पहले हमला कर देते हैं, जिसके वजह से सारे क्री अपने टीम से अलग हो जाते हैं। सभी क्री जैसे तैसे करके वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वहां पर वियर्स पकड़ी जाती है। उसके बाद वो लोग वियर्स को अपने एक सीप में ले जाते हैं और उसके दिमाग को स्कैन करके छानबीन करने लगते हैं। दरअसल स्क्रोल वियर्स के दिमाग में डॉक्टर लोसेन नाम के एक साइंटिस्ट को ढूंढ रहे थे और वो क्यों उस साइंटिस्ट को ढूंढ रहे थे ये हमें मूवी के आगे जाके पता चलने वाला है। खैर कुछ देर ढूंढने के बाद वो वियर्स के दिमाग में डॉक्टर लोसेन को देख पाते हैं, लेकिन वो उसका एग्जैक्ट लोकेशन नोट नहीं कर पाते क्योंकि तब तक वियर्स का होश आ चुका था और वो उस मशीन को तोड़ के वहां से भाग जाती है। स्क्रोल उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इस काम में वो नाकामयाब रहते हैं क्योंकि वियर्स के पास एक तरह की सुपर पावर वाली शक्ति मौजूद थी जिससे वो यूज कर सारे स्क्रोल को मारने लगती है। उसी हाथापाई में उस एलियन शिप में एक छेद हो जाता है जिसके वजह से वो स्पेस शिप तबाह होने लगता है। ये देख वियर्स एक कैप्सूल की मदद से वहां से निकल जाती है, लेकिन आधे रास्ते में उसका शिप क्रैश हो जाती है और वो प्लैनेट C-53 यानी प्लैनेट अर्थ पर क्रैश हो जाती है। वहाँ पर वियर्स को देखकर एक गार्ड पुलिस को बुला लेता है। उसके बाद वियर्स उसी गार्ड को जाके पूछती है, अगर मुझे कहीं दूर किसी से बात करना है तो मैं कैसे करूँ? जहाँ पर उस गार्ड उससे कहता है वहाँ पर एक टेलीफोन बूथ है, तुम उसकी मदद से बात कर सकती हो। वियर्स अपने कमांडर को कांटेक्ट करती है और उसे प्लैनेट C-53 से रेस्क्यू करने के लिए कहती है। उसी दौरान हम देखते हैं स्क्रोल भी वियर्स का पीछा करते हुए अर्थ पर पहुंच चुके थे। वो सबसे पहले इंसानों का रूप ले लेते हैं और इंसानों के साथ घुल मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निक फ्यूरी और उसका असिस्टेंट वियर्स को अरेस्ट करने के लिए उस जगह पर पहुंच चुके थे। निक फ्यूरी वियर्स को पूछते हैं, आखिरकार तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जवाब में वियर्स कहती है, मेरा नाम वियर्स है और मैं हेला प्लैनेट से बिलोंग करती हूँ। मेरा मकसद है सारे स्क्रोल को मार देना जो कि अभी तुम्हारे प्लैनेट पर घुस चुके हैं। लेकिन निक फ्यूरी उसकी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं करता है। तभी एक स्क्रोल वियर्स के ऊपर हमला कर देता है। वियर्स भी उस स्क्रोल के ऊपर पलटवार करती है, लेकिन वो स्क्रोल वहां से बच कर निकल जाता है और वो एक ट्रेन में जाकर किसी दूसरे के रूप लेकर भीड़ में बैठ जाता है। वियर्स भी उसका पीछा करते हुए उसी ट्रेन में पहुंच जाता है। वियर्स का भी चालाक थी तो वो उस स्क्रोल को ढूंढ लेती है और वहां पर उनके बीच लड़ाई होने लगता है, लेकिन वहां से भी वो स्क्रोल भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसके भागने के टाइम पर एक चिप वहीं पर गिर जाता है। ये वही चिप था जिसके अंदर वियर्स के दिमाग का सारे मेमोरी स्टोर था। जब वियर्स उस चिप को अपने एक डिवाइस पर लगाकर देखती है तो उसे पेंचोस बार नाम करके एक जगह के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ निक फ्यूरी और उसका असिस्टेंट वियर्स की पीछा करते करते उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में निक तो बच जाता है, लेकिन उसका असिस्टेंट मारा जाता है। निक जब उसके असिस्टेंट को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसका असिस्टेंट नहीं था बल्कि एक स्क्रोल ही था। अब निक को वियर्स के बातों के ऊपर यकीन होने लगा था। उसके बाद निक उस मरे हुए स्क्रोल को अपने लेबोरेटरी में ले जाता है। वहाँ पर निक के जो इंचार्ज होते हैं वो निक को उस लड़की यानी वियर्स को चालाकी से पकड़ने की काम सौंपते हैं ताकि एलियंस वाली बात लोगों के बीच फैल न जाए। वहाँ पर वियर्स एक साइबर कैफ में जाकर पेंचोस बार को ढूंढ लेती है, लेकिन जब वो पेंचोस बार में पहुंचती है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे बीते हुए यादें उसे याद आने लगते हैं।
उसे लगता है वो पहले से ही यहाँ पर बहुत बार आ चुकी है, लेकिन वो एक्यूरेट कुछ समझ नहीं पाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है वॉल पर टंगा हुआ एक फोटो के ऊपर, जो कि पेगासस नाम के एक एयरबेस की लोकेशन पर क्लिक किया गया था। वो समझ जाती है उसकी सारे क्वेश्चन का आंसर पेगासस पर जाके ही उसे मिलने वाली है। लेकिन तभी निक फ्यूरी वहाँ पर पहुंच जाता है। बियर्स निक फ्यूरी को देखकर कहती है, तुम मेरे पीछा क्यों कर रहे हो? कहीं तुम स्क्रोल तो नहीं हो? जहाँ पर निक कहता है, नहीं, मैं एक इंसान हूँ। बियर्स अपने डाउट क्लियर करने के लिए निक को बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगती है, जहाँ पर उसे फाइनली यकीन हो जाता है कि निक कोई स्क्रोल नहीं है। फिर उनके बीच बहुत सारे बातचीत होने लगती है। उसके बाद वो दोनों मिलकर पेगासस एयरबेस में जाने लगते हैं। रास्ते में बियर्स निक को डॉक्टर लोसन के बारे में पूछती है। निक रिप्ले में कहता है, जहाँ तक मुझे पता है डॉक्टर लोसन जो कि एक साइंटिस्ट थे, वो पेगासस में किसी लाइट स्पीड इंजन के ऊपर काम कर रहे थे और वो एक लाइट स्पीड एनर्जी सोर्स की एक फॉर्मूला भी बनाए थे। लेकिन किसी वजह से सालों पहले उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। उसका सटीक इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। जब वो पेगासस में पहुंचते हैं तो उनका इंक्वायरी किया जाता है। उन्हें पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए हो। जब निक उनसे डॉक्टर लोसन को मिलने की बात करता है तो वो लोग निक और वियर्स को एक कमरे में कैद कर देते हैं। लेकिन निक वहाँ पर अपने इंटेलिजेंस को यूज कर उस कमरे के दरवाजे को खोल लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो सीधे पहुँचते हैं पेगासस के रिकॉर्ड रूम में, जहाँ पर डॉक्टर लोसन की फाइल मौजूद थी। जब वो उस फाइल को खोल के देखते हैं तो उनके आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि डॉक्टर लोसन सालों पहले मर चुकी है। वो एक लेडी साइंटिस्ट थी और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये था कि डॉक्टर लोसन एक क्री थी जो कि सदियों पहले अर्थ पर आके किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। बियर्स को उसी फाइल के अंदर और एक फोटो मिलता है, जहाँ पर मारिया रैम्बो नाम की एक लड़की डॉक्टर लोसन के साथ खड़ी हुई थी। उस फोटो के अंदर वियर्स खुद भी मौजूद थी। उसके लिए ये सब और भी पेचीदा होते जा रहा था। उसी बीच निक अपने इंचार्ज को एक मैसेज भेज देता है, जिसके अंदर वो बियर्स को पकड़ने की बात लिखा था। लेकिन बियर्स को इस बारे में पता चल जाता है। जब तक सील्ड के इंचार्ज और कुछ एजेंट उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, तब तक बियर्स वहां से निकल चुकी थी। उसी दौरान निक को भी पता चलता है कि उनका जो इंचार्ज था वो भी एक स्क्रोल था। वो स्क्रोल भी जान लेता है कि उसकी सच्चाई निक को पता चल चुका है, जिसकी वजह से वो निक को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक टाइम पर वहाँ पर बियर्स वापस आती है और निक को वहाँ से बचा के अपने साथ ले जाती है। पेगासस में उन्हें एक बिल्ली भी मिलती है जो कि डॉक्टर लोसन का पेट था। वो दोनों वहाँ से अपने जान बचाते हुए एक प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उसी प्लेन में वो बिल्ली भी उनके साथ चली जाती है। उसके बाद वो दोनों पहुंचते हैं मारिया रैम्बो के घर पर, जहाँ पर मारिया रैम्बो बियर्स को मिलने के बाद कहती है, कैरल तुम लौट आई। मुझे पता था मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे पास जरूर लौट के आएगी। लेकिन बियर्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो मारिया से और भी डीपली इसके बारे में डिस्कशन करने लगती है, जहाँ पर उसे पता चलती है कि वो कोई क्री नहीं थी। वो प्लैनेट C53 यानी अर्थ से बिलोंग करती थी। साथ में उसे पता चलता है कि 6 साल पहले वो एक पायलट हुआ करती थी और मारिया उसकी को पायलट थी, और वो दोनों ही डॉक्टर लोसन की प्लेन की पायलट और को पायलट थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन निकल के ये आता है कि आखिरकार बियर्स हेला प्लैनेट पर कैसे पहुंची और उसके पास ये सुपर पावर कहाँ से आई। यह हमें कहानी में आगे जाके पता चलने वाला है। उसके बाद वहीं पर एक स्क्रोल पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वो बियर्स को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बात करने के लिए आया था। वो बियर्स को कहता है, मेरे पास पेगासस से 6 साल पुरानी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है और मैं चाहता हूँ तुम इसे एक बार सुनो और फिर डिसाइड करो मुझे मारना चाहिए या फिर नहीं। वो और भी कहता है, इसे सुनने के बाद अगर तुम्हें लगे मुझे सही में मार देना चाहिए तो बेशक तुम मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। फिर सभी के सामने उस ऑडियो कैसेट को प्ले किया जाता है। ये उस टाइम का रिकॉर्डिंग होता है जो कि बियर्स अपने सपने के अंदर हमेशा देखा करती थी। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद बियर्स को धीरे धीरे करके सारे याद आने लगते हैं, जहाँ पर उसे याद आता है कि वो एक बार डॉक्टर लोसन को स्पेस में मौजूद उसके लैब में लेके जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक कुछ एलियंस उनके ऊपर हमला कर दिए थे और उनके प्लेन क्रैश हो गया था। डॉक्टर लोसन भी इस हादसे में काफी घायल हो चुकी थी। जब बियर्स डॉक्टर लोसन को इन एलियंस के बारे में पूछती है तो डॉक्टर लोसन उसे कहते हैं, ये मेरे बनाए हुए लाइट स्पीड इंजन की फॉर्मूला को चुराने के लिए यहाँ पर आए हैं। इससे पहले वो इस जगह पर पहुंचे हमें इस इंजन को नष्ट कर देना होगा, और अगर उनके हाथों ये फॉर्मूला लग गई तो वो दुनिया को तबाह करके रख देंगे। तभी एक एलियन अपने गन से डॉक्टर लोसन को शूट कर देती है। वो एलियन और कोई नहीं था बल्कि बियर्स की कमांडो योन रोग ही था। हम पूरी एंटायर मूवी के अंदर जिसको हीरो समझ रहे थे, आखिरकार वो ही असल में विलेन होता है। योन रोग रोनेन नाम के एक विलेन के साथ मिलके उस लाइट स्पीड इंजन को हासिल करना चाहता था और उसके इस्तेमाल करके बेकसूर स्क्रोल को मार देना चाहता था, क्योंकि रोनेन और स्क्रोल प्रजाति के बीच दुश्मनी था। रोनेन बेचारे स्क्रोल के हत्यारा था
लेकिन जब योन रोग डॉक्टर लोसन को मार के उस इंजन को हासिल करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है, तभी वियर्स उस इंजन को ब्लास्ट कर देता है और उस इंजन में मौजूद सारे एनर्जी वियर्स के अंदर समा जाता है। उसके बाद वियर्स उस धमाके की वजह से बेहोश हो जाती है। जब योन रोग देखता है कि सारे एनर्जी वियर्स के अंदर जा चुका है, तो वो वियर्स को ही अपने साथ उसके होम प्लानेट यानी हेला पर ले गया था। वो उसकी बॉडी से लाल रंग की खून को निकाल के नीले रंग की खून चढ़ा दिया था। उसके नाम कैरल से वियर्स रख दिया था और उसे 6 साल तक एक क्री होने का एहसास दिलाता रहा। वो अपने हार युद्ध में वियर्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अब वियर्स को पता चल चुका था कि स्क्रोल दुश्मन नहीं बल्कि असल में योन रोग ही था। इस बात को लेकर डायरेक्ट वो योन रोग से कांटेक्ट करती है और उससे कहती है, तुम मुझे 6 साल तक अंधेरे में रखा, आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और डॉक्टर लोसन भी एक क्री एजेंट थी और मैं जानना चाहता हूँ उनकी असली नाम क्या था। जहाँ पर योन रोग उससे कहता है डॉक्टर लोसन का नाम था एजेंट मार्वेल। ये बात सुनने के बाद वियर्स अपने नाम चेंज कर देती है और खुद का नाम रख लेती है कैप्टन मार्वेल, क्योंकि उसके सारे शक्ति उसे एजेंट मार्वेल की वजह से मिली थी। उसके बाद कैप्टन मार्वेल स्क्रोल को कहता है, आखिरकार तुम क्या चाहते हो। जहाँ पर स्क्रोल कहता है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। लेकिन रोनेन और योन रोग के होते हुए ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर स्क्रोल कहता है, अगर हम किसी तरह डॉक्टर लोसन के बनाए हुए उस लाइट स्पीड एनर्जी सोर्स को ढूंढ लिया तो हम शायद ही रोनेन को रोक पाएंगे। जिसके रिप्ले में कैप्टन मार्वेल कहती है, लेकिन मैं तो 6 साल पहले उसे अपने हाथों से तबाह कर चुकी हूँ। स्क्रोल कहता है, नहीं, तुम सिर्फ एनर्जी इंजन को तबाह किया था, ना कि उसकी सोर्स को। वो एनर्जी सोर्स अभी भी उनके लैब में मौजूद है और वो लैब कहीं इनविजिबल कंडीशन में स्पेस में मौजूद है। उसके बाद वो सभी मिलकर उसी प्लेन की मदद से स्पेस में जाने लगते हैं जहाँ पर डॉक्टर लोसन का लैब मौजूद था और उनके टीम में मारिया राम्बो भी शामिल हो जाती है। वहाँ पर कैप्टन मार्वेल अपने शक्ति के मदद से उस लैब को विजिबल कर देती है। जब वो उसके अंदर पहुँचते हैं, वो देखते हैं वो एनर्जी सोर्स कोई दूसरी चीज नहीं बल्कि टेसरैक्ट ही था, जो कि 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक था। और डॉक्टर लोसन टेसरैक्ट के ऊपर ही रिसर्च कर रहे थे, लेकिन स्क्रोल तो कुछ और ही चाह रहा था। वो वहाँ पर पहुँचने के बाद एक अजीब सी साउंड निकालने लगता है, जिसके बाद सीप के अंदर से बहुत सारे स्क्रोल बाहर निकल के आते हैं, जो कि उस स्क्रोल का परिवार था। वो पिछले 6 सालों से योन रोग के भय से यहीं पर रहते आ रहे थे और यही एक्चुअल वजह था स्क्रोल कैप्टन मार्वेल के दिमाग में डॉक्टर लोसन को ढूंढने की। वो यहाँ पर उस एनर्जी सोर्स के लिए नहीं आया था, बल्कि वो अपने परिवार के लिए आया था। मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इमोशनल एंड हार्ट टचिंग सीन्स इन द एंटायर मूवी। ये सब देखने के बाद निक और कैप्टन मार्वेल भी काफी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन मीन टाइम पर योन रोग अपने टीम के साथ उसी शिप के अंदर पहुंच जाता है और वहां पर वो सभी को कैद कर लेता है। यहाँ पर कैप्टन मार्वेल और योन रोग के बीच एक घमासान फाइट होने लगती है, लेकिन इस फाइट में योन रोग बड़े ही आसानी से उसे हरा देता है, क्योंकि कैप्टन मार्वेल के नेक पर एक चिप लगा हुआ था जिसके कंट्रोल योन रोग के पास होता है। वो कैप्टन मार्वेल को भी बंदी बना लेता है, लेकिन कैप्टन मार्वेल के डॉक्टर लोसन की बताए हुए हर बात को याद करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी फुल पावर पोटेंशियल अनलॉक हो जाती है और वो योन रोग के कब्जे से निकल आती है। जहाँ पर सबसे पहले वो अपने साथियों को छुड़ा लेती है और उन्हें टेसरैक्ट को देकर यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। उसके बाद वो खुद योन रोग के पूरी टीम के साथ अकेले ही फाइट करने लगती है। ये इस मूवी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीन है, जहाँ पर सारे फाइटर अपने अपने पूरी पोटेंशियल के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन कैप्टन मार्वेल हार एक योद्धा की सही जवाब दे रही थी। वो एक एक करके सबको धोने लगती है और भीड़ के अंदर इतना पावर आ चुका था कि उसे फाइट करने में मजा आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई बच्चों से खेल रही है। यहाँ दूसरी तरफ नीक, मारिया और बाकी स्क्रोल टेसरैक्ट को लेके वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ क्री रोक लेते हैं। लेकिन यहाँ पर नीक के हाथ में जो बिल्ली थी वो अचानक अपने मुंह से ऑक्टोपस की तरह बड़े बड़े टेंटिकल्स निकाल के सारे क्रीज को खा जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि ये बिल्ली अचानक कैसे इतना भयानक बन गई। असल में वो कोई बिल्ली नहीं थी, बल्कि बिल्ली के भेष में एक फ्लर्कन एलियन था। वो टेसरैक्ट को भी निगल जाती है। उसके बाद वो सारे लोग एक सीप की मदद से आर्क की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्री उनके पीछे पड़े हुए थे। कैप्टन मार्वेल ये देख उन सारे सीप को तबाह कर देती है। तभी वहाँ पर योन रोग भी आ जाता है, लेकिन अब कैप्टन मार्वेल की पूरी पावर अनलॉक हो चुकी थी। वो एक छोटी सी एनर्जी ब्लास्ट से योन रोग को जमीन पर पटक देती है। इसके बारे में योन रोग रोनन को इत्तला कर दिया था। तभी वहाँ पर एंट्री होता है रोनन की। वो अपने पूरी सोल्जर के साथ पृथ्वी के ऑर्बिट पर पहुंच जाता है। जब वो देखता है योन रोग हार रहा है तो वो उसके सीप से बड़े बड़े मिसाइलों को अर्थ की तरफ छोड़ देता है, लेकिन कैप्टन मार्वेल उन सारे मिसाइलों को स्पेस में ही तबाह कर देती है। साथ में रोनन की बहुत सारे सीप को भी तबाह कर देती है
अभी उसके अंदर इतने पावर थे कि रोनिन का बेहतर से बेहतर हथियार भी उसे रोक नहीं पाते। जब रोनिन ये देखता है तो उसे लगता है कि यहाँ से 9-2-11 हो जाने में ही उसका भलाई है। फिर वो अपने बचे कुछ शिप्स को वापस मोड़ के पृथ्वी से चला जाता है। उसके बाद कैप्टन मार्वल योन रोक के पास वापस आती है और उसे उसी के ही शिप में बिठा के हेला प्लैनेट पर भेज देती है। आखिर में सब कुछ खत्म हो जाने के बाद निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल को पूछता है आखिरकार मुझे टेसरैक्ट को क्या करना है, जहाँ पर कैप्टन मार्वल उसे कहती है तुम इसे यहीं कहीं छुपा दो। हालांकि वो अभी तक उस फ्लर्केन यानी बिल्ली के पेट में मौजूद था। उसके बाद कैप्टन मार्वल सारे स्क्रोल को एक शिप में बिठाकर उनके घर सुरक्षित छोड़ने के लिए चली जाती है और यहीं पर इस शानदार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो फिर मिलते हैं और एक कहानी के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।